नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मध्य प्रदेश जनगणना 2011 पर चर्चा करने वाले हैं। और ये आप सभी जानते हो कि विगत वर्षों में अगर देखें तो हर पेपर में आपका एमपीपीएससी में 2011 की जनगणना से एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं और मध्य प्रदेश जनगणना 2011 पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी जानते हो कि एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की एक आधिकारिक गणना को क्या कहते हैं? तो इसको जनगणना कहते हैं। मतलब एक निश्चित समय होता है और इस निश्चित समय में आपका जो जनसंख्या है उनकी गिनती करना आपका क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कि आधिकारिक गणना, मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई आया जनसंख्या की गिनती कर ली और बता दिया कि भैया ये आपका जनगणना हो गई। ये एक आधिकारिक जनगणना होती है। इसमें बाकायदा सरकार द्वारा एक समिति बनाई जाती है। वो समिति यहाँ पर लोगों की गिनती करती है और उसी को कहा जाता है आपका जनगणना। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुई वो ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश काल में सन 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई? तो ये हुई थी सन 1872 में। फिर पूछेगा किसके शासन काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासन काल में सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों? तो सन 1881 में, मतलब 10 वर्ष बाद एक और व्यक्ति आए जिनका नाम है लॉर्ड रिपिन। और लॉर्ड रिपिन व्यक्ति आए तो इन्होंने ये बोला भाई कि अब अपने जो भारत है यहाँ पर हर 10 वर्ष में एक सुव्यवस्थित जनगणना की जाएगी। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपिन के द्वारा की गई। कब की गई? तो 1881 में की गई। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। 1872 में पहली जनगणना हुई थी लेकिन ये नियमित नहीं थी। 1881 में नियमित जनगणना शुरू की गई है लॉर्ड रिपिन के द्वारा। ये चीज याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि जो जनसंख्या है ये किस विषय का सूची है? सॉरी, किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि जो जनसंख्या है ना दोस्तों, ये संघ सूची का विषय है। अगर बात करें तो इसकी जो चर्चा है संविधान के अनुच्छेद 246 में की गई। 246 में की गई और बताया गया कि जनगणना का कार्य प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाएगा। तो संविधान के आर्टिकल 246 में यह बात बताई गई कि जो जनगणना है वो हर 10 साल में की जाएगी। अब दोस्तों याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया कि जनगणना संबंधित जो कार्य ये कौन करता है? तो ये भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें एक स्पेशल समिति बनाई जाती है, उस समिति में अध्यक्ष भी बनाया जाता है और फिर वो यहाँ पर आपका जनगणना का कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि जो 2011 की जनगणना थी ना, ये देश की कौन से नंबर की जनगणना थी? ये 15वें नंबर की जनगणना थी। भारत की बात कर रहे हैं हम। 2011 की जो जनगणना है ये भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वें नंबर की जनगणना थी। लेकिन स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत की ये 7वें नंबर की जनगणना थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सभी जानते हो कि नियमित जनगणना तो 1881 से शुरू हो गई थी लेकिन अपना भारत 1947 में आजाद हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो भारत की 15वें नंबर की जनगणना थी। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की थी? तो स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जनगणना थी। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की तो याद रखना ये आपके मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो मध्य प्रदेश की 6वें नंबर की जनगणना थी। मध्य प्रदेश की 6वें नंबर की जनगणना थी। क्यों? क्योंकि भारत आजाद हुआ था 1943 में और आपका मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 1956 में। तो इससे पहले एक जनगणना हो गई थी, तो मध्य प्रदेश की 6वें नंबर की जनगणना थी। बात आती है दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और 11 मई की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को मनाया जाता है। बात करें दोस्तों जब 2011 की जनगणना हुई थी ना, तो इस समय मध्य प्रदेश में जो जनगणना आयुक्त या भारत में जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? सी चंद्रमौली थे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछेगा कि 2011 की जनगणना किस जनगणना आयुक्त के कार्यकाल में संपन्न हुई? तो याद रखना है इनका नाम है सी चंद्रमौली साहब। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनकर निकल कर आता है। तो दोस्तों अगर इस स्लाइड हम देखें तो कितने क्वेश्चन बनते हैं? पहला क्वेश्चन कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब की गई? 1872 में। किसके काल में की गई? लॉर्ड मेयो के काल में की गई। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई? 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में की गई। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि जनसंख्या किस सूची का विषय है?
संघ सूची का विषय। तीसरा इंपॉर्टेंट कि जो जनगणना 2011 में हुई थी वो भारत की कौन से नंबर की थी, 15वें नंबर की, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की और मध्य प्रदेश की 6वें नंबर की जनगणना थी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण 11 मई को और 2011 में जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली साहब थे। ये इतनी चीजें इस स्लाइड से आपको याद रखना है। दोस्तों देखो, पढ़ाना उद्देश्य है, लेकिन कौन सी जगह से प्रश्न पूछा जाएगा ये चीज भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं, ताकि आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर सको जहां से अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो हुई भाई जनसंख्या के इंट्रोडक्शन की बात या सामान्य परिचय की बात। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनसंख्या की। तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या हुई थी तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो भारत का जो मध्य प्रदेश में स्थान है वो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन से नंबर पर स्थान है, तो ये 6वें नंबर का स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान था, तो ये 6वें नंबर का स्थान था। लेकिन 2011 के बाद में क्या हुआ दोस्तों, तो 2014 में जैसे अपन पहुंचे ना तो आंध्र प्रदेश से एक राज्य गठित किया गया, तेलंगाना। अब आंध्र प्रदेश से अगर तेलंगाना राज्य का गठन हो गया तो आंध्र प्रदेश जो था इसका क्षेत्रफल कम हो गया, तो जो मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर था ना वो आपका फिसल कर ऊपर चला गया। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान में अगर देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में मध्य प्रदेश का 5वां नंबर है। तो दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर था और वर्तमान में पूछे तो 5वें नंबर पर है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है तो 7,26,26,809 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 7,26,26,809 जो कि देश का कितना परसेंट था, तो देश का 6%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तो ये देश की कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, 6%। अब यहां पर ज्यादा चीजें याद नहीं रखना है, सीधे यहां पर आओ कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पहले नंबर पर आपका इंदौर आता है, फिर आपका जबलपुर आता है, फिर सागर आता है, फिर आपका भोपाल आता है, फिर आपका रीवा आता है। ज्यादा जिले याद नहीं रखना है, बहुत सारे जिले आगे आएंगे। तो पहला और दूसरा नंबर का जिला याद रख लेना। दूसरा भी अगर आपको नहीं होता है तो पहला जिला आपको याद रखना ही रखना है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका इंदौर है। इंदौर पहले नंबर पर, आपको इंदौर याद रख लेना। दूसरा बात करें दोस्तों कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पर हरदा आपको याद रख लेना, फिर उमरिया आता है, श्योपुर आता है। ठीक है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, तो ये हरदा था। तो दोनों पॉइंट याद रखना है, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी इंदौर में और सबसे कम आपकी हरदा में। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में अगर आपसे पूछे ना कि वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये निवाड़ी जिला है। दोस्तों क्या हुआ कि सन 2018 में आपका निवाड़ी जिले का गठन किया गया और जो निवाड़ी जिला है ना ये प्रेजेंट टाइम पे जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। तो ये तो बात हो गई अपनी किसकी, तो ये बात हो गई जनसंख्या की। जनसंख्या के बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहला तो आपका जो मध्य प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार 6वां नंबर था, वर्तमान में 5वां नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा था, तो ये था हरदा, लेकिन वर्तमान में आपका निवाड़ी है। ये आपको याद रखना है। 2011 के अनुसार हरदा सबसे कम जनसंख्या वाला था, लेकिन वर्तमान में निवाड़ी है। ये बात हुई आपकी जनसंख्या के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दोस्तों 10 की जनसंख्या वृद्धि। 10 की जनसंख्या वृद्धि से मतलब होता है कि 2011 से पिछले जब आपकी जनगणना हुई थी 2001 में, तो 2001 से 2011 तक 10 साल में जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसे बोला जाता है 10 की जनसंख्या वृद्धि। मतलब 10 साल में जनसंख्या में वृद्धि होना ही आपका 10 की जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि 10 वर्षों में किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन आपका 10 की जनसंख्या कहलाता है।
अब बात करें दोस्तों तो 2001 से 2011 के दौरान मध्य प्रदेश की जो दशकी जनसंख्या वृद्धि दर है ये कितनी है, 17.7% है। ये चीज आपको याद रखना है, 17.7% है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और ये 1991 से 2000 के बीच में कितनी थी, तो 24.3% थी, 24.3 थी, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा देखो, मध्य प्रदेश की 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि हुई ना, 10 की जनसंख्या वृद्धि, ये 20.35 है, ठीक है। ये तो भारत की है, भारत की 17.7 है और मध्य प्रदेश की कितनी है दोस्तों, 20.35 है। ये थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। अब यहां पर ज्यादा चीज नहीं, यहां पर आ जाओ कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दशकी वृद्धि जिले कौन से हैं, तो पहला आपका इंदौर आ जाता है। मध्य प्रदेश में 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि कहां पर हुई, इंदौर में हुई। और सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि कहां पर हुई, तो अनूपपुर में हुई। मैंने आपको क्या बताया, जितने भी जिले आएंगे पहले नंबर का जिला आप याद रख लेना, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि 10 साल में इंदौर में हुई और सबसे कम आपकी कहां पर हुई, तो सबसे कम अनूपपुर में हुई। ये चीज आपको याद रखना है। फिर बात आती है दोस्तों क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। एक मिनट, यहां पर क्षेत्रफल होगा, ठीक है, यहां पर पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और ये देश का कितना परसेंट है, तो 9.38% है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पूरा भारत अगर 100% है तो इस 100% में से 9.38% जगह किसने घेर रखी, ये आपके मध्य प्रदेश ने घेर रखी। ये चीज आपको याद रखना है। और संपूर्ण भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला आपसे पूछे तो छिंदवाड़ा आ गया, फिर उसके बाद में सागर आ गया, फिर शिवपुरी आ गया। ये आपके मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि पहले नंबर का जिला तो आपको याद रखना ही रखना है, छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका दतिया था दोस्तों, दतिया था। लेकिन वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में निवाड़ी है। यहां पर लिखा नहीं है, लिख लेना कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछे तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका दतिया था। और वर्तमान समय में कौन सा है दोस्तों, तो वर्तमान में आपका निवाड़ी है, क्योंकि निवाड़ी का गठन 2018 में किया गया। तो ये पॉइंट आप यहां पर थोड़ा सा ऐड कर लेना, ठीक है। तो अपन ने किस किस की बात कर ली, पहले अपन ने जनसंख्या की बात कर ली, फिर अपन ने दशकी जनसंख्या की बात कर ली, अपन ने क्षेत्रफल की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लिंग अनुपात की। तो दोस्तों लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है ना, इसे ही क्या बोला जाता है, लिंग अनुपात बोला जाता है। आप सभी को पता होगा कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे क्या बोला जाता है, लिंग अनुपात बोला जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, तो मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है दोस्तों, ये है 931। कब के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो लिंग अनुपात है ये 931 है। लेकिन दोस्तों जब 2001 में जनगणना हुई थी ना, तब मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था, तो ये था आपका 919 था, ये 919 था। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो आपका 2001 में जनगणना हुई थी ना, उस समय लिंग अनुपात 919 था। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, 931 है। ये चीज आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों भारत के लिंग अनुपात की, तो ये 943 है। तो 943 और 931 में अगर देखोगे तो जो भारत का लिंग अनुपात है ये मध्य प्रदेश से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ये चीज आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात भारत के लिंग अनुपात से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात वर्तमान में कितना है, 931। 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था, 919 था। अब आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो पहले नंबर पर बालाघाट आता है। तो सबसे ज्यादा आपका किसमें है, तो सबसे ज्यादा बालाघाट में है, बालाघाट में। और मैंने बताया पहले नंबर का तो भूलना ही नहीं है, बालाघाट की बात हो गई। और अगर आपसे पूछे न्यूनतम या सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हो गया, तो सबसे कम लिंग अनुपात
वाला जिला आपका भिंड हो गया दोस्तों, भिंड हो गया। तो ये चीज भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। तो सबसे ज्यादा बालाघाट को हो गया और सबसे कम आपका भिंड का हो गया। लेकिन एक इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि जो आपका रीवा जिला है ना, रीवा जिला, इस रीवा जिले का लिंग अनुपात भी कितना है, 931। और मध्य प्रदेश का जो लिंग अनुपात है, इसका लिंग अनुपात भी 931 है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो रीवा जिले का लिंग अनुपात है ये मध्य प्रदेश के लिंग अनुपात के बराबर है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जिले का लिंग अनुपात मध्य प्रदेश के लिंग अनुपात के बराबर है? तो ये रीवा जिले का लिंग अनुपात मध्य प्रदेश के लिंग अनुपात के बराबर है। तो ये बात हो गई लिंग अनुपात की। ये दो तीन चीजें यहां से आपको याद रखना है। भारत का लिंग अनुपात 943। भारत का लिंग अनुपात मध्य प्रदेश से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात बालाघाट में, सबसे कम लिंग अनुपात भिंड में। किस जिले का लिंग अनुपात मध्य प्रदेश के बराबर है? रीवा जिले का लिंग अनुपात मध्य प्रदेश के बराबर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं शिशु लिंग अनुपात की। तो जब भी अपन शिशु का लिंग अनुपात काउंट करते हैं ना, तो उसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों को काउंट करते हैं। ठीक है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को काउंट करते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, जब 2001 में जनगणना हुई थी ना, उस समय जो शिशु लिंग अनुपात था ये 932 था, 932। लेकिन वर्तमान में 2011 में फिर जनगणना हुई तो इसमें 14 अंकों की गिरावट आ गई और 918 हो गया। मतलब 2001 में 932 था शिशु का लिंग अनुपात और 2011 में आपन आए तो ये कितना हो गया? 918 हो गया। और कितनी गिरावट आ गई? तो 14 अंक की गिरावट आ गई। ये चीज आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछे कि सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको अलीराजपुर याद रखना है कि अलीराजपुर में सबसे ज्यादा शिशु का लिंग अनुपात है, अलीराजपुर में। लेकिन सबसे कम शिशु का लिंग अनुपात वाला जिला पूछे तो याद रखना है दोस्तों, मुरैना है, मुरैना है। ये चीज आपको याद रखना है, मुरैना में सबसे कम है और अलीराजपुर में सबसे ज्यादा शिशु का लिंग अनुपात है। ये चीज आपकी हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु की जनसंख्या कहां पर है? तो ये आपका इंदौर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इंदौर में है और सबसे ज्यादा शिशु की जनसंख्या भी कहां पर है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम शिशु जनसंख्या कहां है दोस्तों? तो ये आपकी हरदा में है, हरदा में है। ये चीज आपको याद रखना है, सबसे कम शिशु की जनसंख्या आपकी हरदा में है। तो ये दो चीजें और आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। तो दोस्तों 1 किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं ना, उनकी संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहां पर लिखा है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या या जनघनत्व कहलाती है। अब बात आती है कि दोस्तों जनघनत्व कैसे निकालते हैं? तो किसी भी राज्य का या किसी भी देश का जनघनत्व निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो जो जनसंख्या है ना, उस जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा? तो जनघनत्व निकल कर आएगा। मतलब जनसंख्या, किसी भी राज्य की जो जनसंख्या होती है उनको भाग किससे देंगे हम? तो क्षेत्रफल से अगर भाग दे देंगे तो आपका जनघनत्व निकल कर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है तो इसको आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश का जनघनत्व देखें दोस्तों तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहां पर निवास करते हैं। मतलब एक एवरेज यहां पर निकाला है तो ये बताया गया है कि 1 किलोमीटर के दायरे में यहां पर 236 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, और जो ये कितना था? तो 2001 में ये 196 था। मतलब आप एक चीज देखो कि ये जो 2001 में जनघनत्व 196 था, जो कि बढ़कर मध्य प्रदेश में 236 पहुंच गया। तो ये इंपोर्टेंट आपके लिए। ठीक है, तो कितने अंकों की वृद्धि हुई? तो 40 अंक आपका जनसंख्या घनत्व बढ़ गया। कितना अंक बढ़ गया? 40 अंक बढ़ गया। अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले आपसे पूछे तो पहले नंबर का तो अपने को याद रखना ही रखना है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल में है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछे दोस्तों तो डिंडोरी में। तो आप याद रखना है, भोपाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और डिंडोरी में आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। फिर आपसे पूछे दोस्तों तो ये जो भिंड है ना, इस भिंड का जनसंख्या घनत्व भारत के बराबर है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था रीवा जिले का लिंग अनुपात मध्य प्रदेश के बराबर है और भिंड जिले का जो जनघनत्व है ये भारत के जनघनत्व के बराबर है। ये दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछ लिए, तो ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, एक चीज और क्लियर करवा देता है दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है ना ये आपको कहां मिलेगी? तो राघव सर जी के टेलीग्राम चैनल आप सर्च करना, तो राघव सर जी के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। इसके अलावा एमपीपीएससी का बहुत सारा मटेरियल मैं आपको देने वाला हूं, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है,
अगला, अब बात आती है भैया साक्षरता की। तो साक्षरता का मतलब क्या होता है? तो साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखा। अब साक्षरता की बात करें तो साक्षरता दर में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया गया। मतलब जब भी साक्षरता की गिनती होती है कि भाई साक्षरता को किस प्रकार से काउंट किया जाए, तो इसमें 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यहां पर शामिल किया जाता है। और इसमें बताया जा रहा है कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है, उसे साक्षर कहा जाएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिक होगा, कोई भी भाषा, एक भाषा वो पढ़ सकता है, उसको लिख सकता है, समझ सकता है, तो उसको साक्षर कहेंगे। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर अगर पूछे ना दोस्तों तो ये कितनी है? 69.3% है, जो कि 2001 में कितनी थी? तो 63.7% थी। मतलब कितना परसेंट बढ़ा? तो 5.6% बढ़ा। समझो 2011 में ये कितनी हो गई? 69.3% थी, लेकिन अगर बात करें 2001 में तो 63.7% थी। मतलब कितना बढ़ गई? तो ये 5.6% बढ़ गई। 5.6% की इसमें वृद्धि हो गई। तो पूछ सकता है कि जनसंख्या साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई? तो 5.6% की वृद्धि हुई। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला अगर आपसे पूछे तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा। जबलपुर हो जाएगा सबसे साक्षर जिला। और अगर आपसे सबसे कम साक्षर पूछे तो ये आपका अलीराजपुर हो जाएगा। अलीराजपुर आपका मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। यहां पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है और सबसे कम साक्षर या न्यूनतम साक्षर वाला जिला आपका अलीराजपुर है। ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला आपका भोपाल आएगा। भोपाल में सबसे ज्यादा महिला साक्षर है और न्यूनतम पुरुष साक्षर अलीराजपुर। न्यूनतम महिला साक्षर भी आपका कौन सा है? अलीराजपुर है। तो अलीराजपुर दोनों में सबसे कम साक्षर है। भोपाल में महिलाएं ज्यादा साक्षर है और पुरुष और महिला दोनों ज्यादा साक्षर कहां पर है? जबलपुर में। यह चीज आपको याद रखना है। बात आती है शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की। तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा नगरी या शहरी वाले जो ग्रामीण लोग निवास करते हैं वो भोपाल में निवास करते हैं। और सबसे न्यूनतम नगरीय प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो आपका कौन सा है? तो डिंडोरी है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा शहरी लोग कहां निवास करते हैं? भोपाल में। और सबसे कम शहरी लोग डिंडोरी में। अब सबसे कम अगर शहरी लोग डिंडोरी में निवास करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि डिंडोरी में ग्रामीण संख्या ज्यादा होगी। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया? आपका डिंडोरी हो गया। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा हो गया? भोपाल हो गया। देखो कहानी कैसे फंसी है कि सबसे ज्यादा शहर के लोग कहां रहते हैं? भोपाल में रहते हैं। अब भोपाल में अगर सबसे ज्यादा शहर के लोग रहते हैं तो भोपाल में ग्रामीण जनसंख्या आपकी कम होगी। ग्रामीण जनसंख्या आपकी कम होगी। और अगर आपका सबसे कम डिंडोरी में आपका शहरी लोग रहते हैं तो इसमें डिंडोरी में ग्राम की जनसंख्या ज्यादा होगी। तो सीधी सिंपल सी याद रखना है, ग्रामीण और शहरी में ज्यादा शहरी भोपाल में, कम शहरी डिंडोरी में। ज्यादा ग्रामीण डिंडोरी में, कम ग्रामीण भोपाल में। याद हो जाएगा। अगला बात आती है दोस्तों अनुसूचित जाति संख्या की। अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी। एससी की अगर बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 1,13,42,420 है। 1,13,42,320 है, ठीक है। मध्य प्रदेश का 15.6%। ये तो याद रखना ही नहीं है डाटा तो, पर ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 15.6% आपका कौन सी जाति निवास करती है? तो एससी की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति के लोग 15.6% है। और इनका लिंग अनुपात कितना है? 920 है। कितने साक्षर है? 66.16% ये साक्षर है। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इंदौर है। इंदौर में आपका क्या होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा इंदौर में आपका अनुसूचित जाति वाले लोग हैं। और सबसे कम अनुसूचित जाति वाले लोग कहां पर है दोस्तों? तो ये आपका झाबुआ में है। झाबुआ में है। ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति इंदौर में और सबसे कम अनुसूचित जाति झाबुआ में। लेकिन अगर आपसे प्रतिशत के आधार पर पूछे ना दोस्तों, तो प्रतिशत के आधार पर अगर प्रतिशत के आधार पर पूछे तो सबसे ज्यादा कहां पर है? उज्जैन में है। और सबसे कम कहां पर है? तो ये झाबुआ में ही है। झाबुआ में। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा इंदौर में, परसेंटेज के आधार पर ज्यादा उज्जैन में, ठीक है।
सबसे कम कहां पर है, झाबुआ में। परसेंटेज के आधार पर भी झाबुआ में ये चीज आपकी खत्म हुई। एससी के बारे में सबसे इंपोर्टेंट तो ये याद रखना है, कितना परसेंट है, 15.6%। और ये 4 जिलों के नाम, सबसे ज्यादा इंदौर उज्जैन में और सबसे कम झाबुआ में। ठीक है, बात आती है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति को अपन एसटी बोलते हैं, एसटी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है दोस्तों कि ये कितना परसेंट निवास करते हैं, तो 21.1% आपका मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या है। 21.1% या 21.10% भी इसे आप बोल सकते हो, 21.10%। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि पूरे भारत की सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति संख्या है ना, ये अपने मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा एसटी की जो संख्या है ये मध्य प्रदेश में 21.10% एसटी अपने यहां पर मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। अब पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि सबसे ज्यादा एसटी की संख्या किस जिले में है, तो सबसे ज्यादा आपका कहां पर है, धार में। सबसे ज्यादा कहां पर है, धार में है। और अगर आपसे पूछे सबसे कम कहां पर है, तो सबसे कम आपका कहां आ जाएगी दोस्तों, तो सबसे कम आपका भिंड में आ जाएगी। भिंड में सबसे कम है और सबसे ज्यादा धार में। लेकिन अगर आपसे परसेंटेज के आधार पर पूछ ले तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा कहां पर आएगी, अलीराजपुर में। सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर अलीराजपुर में। और अगर आपसे प्रतिशत के आधार पर पूछे तो भिंड में। देखो दोनों में क्या है, अपन ने जब एससी पढ़ा था, अनुसूचित जाति, तो मैंने वहां पर आपको क्या बताया था, एससी की जो संख्या इंदौर में ज्यादा है लेकिन परसेंटेज के आधार पर उज्जैन में ज्यादा है। और कम की बात करें तो परसेंटेज या नॉर्मल में, दोनों में कम कहां पर है, झाबुआ में। उसी प्रकार से एसटी की बात करें तो एसटी ज्यादा कहां पर है, धार में। प्रतिशत के आधार पर ज्यादा अलीराजपुर में, लेकिन कम की बात करें तो भिंड में सबसे कम है। चाहे प्रतिशत में देख लो या नॉर्मल देख लो, ये आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों कि जब 2011 की जनगणना हुई थी ना, तो मध्य प्रदेश में जो जनगणना के निदेशक थे, इनका नाम क्या था, तो सचिन सिन्हा थे। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, कौन थे, तो सचिन सिन्हा थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जो जनगणना निदेशक थे वो सचिन सिन्हा थे। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बात आती है दोस्तों कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, इसमें जो धार्मिक जनगणना थी ना दोस्तों, यानी कि कौन से धर्म के लोग कितने निवास करते, तो 2011 की जो जनगणना थी इसमें जो धार्मिक के आंकड़े हैं ये कब किए गए, तो 25 अगस्त 2015 को धार्मिक आंकड़े पेश किए गए। और इसमें यह बताया कि हिंदू जो है ये 90.89% है, मुस्लिम 6.57% है, इसके अलावा बौद्ध जो है 0.30% है, ईसाई 0.29% है और सिख 0.121% है। तो इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। सभी को पता है कि हिंदू की जनसंख्या 90.89% है। बस ये हिंदू का आपको क्या याद रखना है, आंकड़ा याद रखना है, 90.8% सबसे ज्यादा हिंदू आपके भारत मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। तो ये दोस्तों आज की जनगणना 2011 थी। आप सभी जानते हो कि लगातार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब अपन ऐसा ही काम करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डेली डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डेली आपको इसी प्रकार से क्लास यहां पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।